चलो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने जो है पढ़ा दिया था थोड़ा सा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में है कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका पोजीशन का सेंटर ऑफ मास, मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। पोजीशन का सेंटर ऑफ मास बराबर होगा मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2। ऐसे 3 है तो 3, 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है? यस सर। ठीक है। यस। अब क्या है कि अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो देखो, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो क्या करो, पोजीशन के सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट कर दो। किसके साथ? टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास वो बराबर होगा m1 ddt ऑफ r1 प्लस m2 ddt ऑफ r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है? m1 प्लस m2। अब देखो, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1, ये ddt ऑफ r1 क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा v1 पहले की वेलोसिटी प्लस m2 इंटू दूसरे की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। ठीक है? m1 प्लस m। ठीक है। एक्सेलेरेशन का सेंटर, सिमिलरली एक्सेलेरेशन का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ddt ऑफ वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 ddt ऑफ वेलोसिटी v1 प्लस m2 ddt ऑफ वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है? तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास। अगर उसे डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बराबर m1, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस m2 एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है? एक्सेलरेशन का सेंटर। अब देखो, एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल में कब होता है? जब उस पार्टिकल पे नेट फोर्स लगता है। क्या लगता है? नेट फोर्स। अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स है तब उसका एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो लिखो कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल पे क्या है? जीरो है। देखो, if external force acting on particle is zero, then if external force acting on particle is zero, then acceleration of center of mass of the particle, yeah, of the system of particle must be zero. Then acceleration of center of mass of the system of particle must be zero. Acceleration of center of mass of the system of particle must be zero. The acceleration of center of mass of the system of particle must be zero. ठीक है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो हो जाएगा बच्चे तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक का पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1, दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2। ठीक है? a2, लेकिन दोनों का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया तो समझ ले कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों पार्टिकल्स की? वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का मतलब है पोजीशन चेंज नहीं करेगी। लिखो फटाफट लिखो।
if acceleration of center of mass of the particle is 0, if acceleration of center of mass of the particle is 0, then velocity of center of mass should be constant. Then velocity of center of mass should be constant. It means that position of the particle should not be changed. It means that position of the particle should not be changed. Position of the particle should not be changed. Position of the particle should not be changed. They will not be changed. एक्सटर्नल फोर्स 0 होना, सॉरी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हो गया कि उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ यही जो कंडीशन है, एक्सटर्नल फोर्स 0 की जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को आगे हम अप्लाई करेंगे जब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे. तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम वहां अप्लाई करते हैं जहां एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे 0 होता है. ठीक है, इंटरनल फोर्सेस बॉडी पे जो होते हैं उनके कारण एक्सेलेरेशन 0 ही रहता है. एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस. जैसे कोई बम अगर फूटता है, बम एक्सप्लॉइड होता है, बम एक्सप्लॉइड होता है तो वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है या एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण? इंटरनल के कारण. क्या करते हो आप, उसमें ऐसे माचिस लगाते हो और वो केमिकल उसके अंदर, वो जो लड़ी सी होती है वो उससे जो है ना, उससे जो है फायर अंदर की तरफ जाती है, आग अंदर की तरफ जाती है और वो आग जाकर उसको क्या करती है, ब्लास्ट करती है ना. तो वो ब्लास्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण नहीं. तो क्या वहां पे हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. क्या वहां एक्सेलेरेशन 0 होगा? हाँ 0 होगा. क्या उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा? नहीं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर. ठीक है, तो इन सब बातों को लिखो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है जैसा कि है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होने का मतलब एक्सेलेरेशन 0 हो गया. ये सब लिखवा दिया मैंने, फिर से लिख लेना आप. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब पोजीशन चेंज नहीं करेगा. ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं करेगा. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ, जैसे एप्लीकेशन देखते हैं इसका कि एक्सटर्नल फोर्स कहाँ 0 होगा. जहां 0 होगा तो क्या उसका पोजीशन चेंज करेगा कि नहीं सेंटर ऑफ मास का? अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? जैसे देखो एग्जांपल लिखो, एक छोटा सा लिखो, एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लो, या फिर एग्जांपल लिखो, छोड़ो इसको, लिखो ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is fired, a projectile of mass m is fired, a projectile of mass m is fired, m is fired, a projectile of mass m is fired with a velocity v naught, with a velocity v naught at an angle theta, with a velocity v naught at an angle theta, at an angle theta, with the horizontal, ठीक है, ठीक है, with the horizontal at the highest position, in its flight, at the highest position in its flight, at the highest position in its flight, it explodes into two fragments. It explodes into two fragments. दो पार्ट में टूट जाता है. It explodes into two fragments of masses m1 is equal to m by 3 and m2 is equal to 2m by 3.
m1 is equal to m by 3 and m2 is equal to 2m by 3. The fragments of mass m1, the fragments of mass m1, the fragments of mass m1, the fragments of mass m1 falls vertically. The fragments of mass m1 falls vertically with zero initial speed. Falls vertically with zero initial speed. Full stop. If D is the separation between M1 and M2, if D is the separation between M1 and M2, M1 and M2, when they strikes ground, when they strikes ground, So when they strikes ground, when they strikes ground, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं, and capital R is the range of the projectile, and capital R is the range of the projectile. Capital R is the range of the projectile. Then find D by R. Then find D by R. ठीक है, देखो कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्टाइल मास m का है. कितने मास का है? M मास का. m मास का. बच्चे ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. m मास का प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है, m मास का है. इसको प्रोजेक्ट किया गया v0 वेलोसिटी से. किस वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से. जब इसे प्रोजेक्ट किया गया तो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा ही होगा, ऐसा होगा कि नहीं बताओ? यही तो होता है प्रोजेक्टाइल का पाथ. ठीक, कहीं ना कहीं यहाँ जाके गिरेगा. और ये जब ये प्रोजेक्टाइल मान लो टूटता नहीं, मान लो टूटता नहीं, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके यहाँ गिरता कि नहीं गिरता? यस सर. ठीक है, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है? एक्चुअल प्रोजेक्टाइल. कौन सा प्रोजेक्टाइल है? एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मतलब वो प्रक्षेप जिसको आप फेंक रहे हो, ठीक है, या प्रक्षेपण. ठीक है, अब देखो, अगर मान लो इसकी रेंज R है, जैसा कि दिया हुआ है, ये R रेंज दिया है ना, यही तो रेंज होती है. अभी तक कोई दिक्कत? नो सर. अब कह रहा है, कहानी में देखो ट्विस्ट, कह रहा है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, यहां पे जब पहुंचा, यहां पर, तब वो दो पार्ट में टूट जाता है, एक्सप्लोड करता है, टूट जाता है. जैसे पत्थर आप फेंको और ना नीचे से एक पत्थर जाता है, अगर पत्थर मिट्टी का हो ना तो ऊपर जाके वो टूट जाता है. यस. देखा है कभी? ऐसा किया है कभी? यस सर. आप नीचे ऐसे फेंको, पत्थर ऊपर जाते जाते ना दो पार्ट में कभी कभी टूट जाता है. उन दोनों पार्ट को थोड़ा एनालिसिस करना. तो जब आपने यहां से फेंका होगा, उसको v0 वेलोसिटी दी होगी, तो उसके बाद इस पार्टिकल पे कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? नहीं लगा. एक्सटर्नल फोर्स तब लगता है जब आप क्या करो, जब आप उस पे किसी एक्सटर्नल डिवाइस के कारण या खुद उस पे फोर्स लगाओ, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया. यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. नहीं कर रहा. इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो.
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि उसके पोजीशन का सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, यही लिखवाया मैंने। तो बता, ये अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे चलता तो क्या यही गिरता कि नहीं गिरता? यस यस सर इस प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास अगर रेफरेंस एक्सिस हम ये ले लें, ये रेफरेंस एक्सिस मान ले लें, यही रेफरेंस एक्सिस ले लें, तो अभी प्रोजेक्टाइल की पोजीशन ये थी या गिरने के बाद ये हो गई? ये होगी, गिरने के बाद ये होगी। यस सर यस सर। तो प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा अगर मैं पूछूं आपसे? बता सकते हो आप? भाई जो इसकी पोजीशन है, कहां से? रेफरेंस एक्सिस से। बताओ, रेफरेंस एक्सिस इसकी क्या पोजीशन है? आर आर। तो मेरे बच्चों ये बताओ, क्या आरसीएम इज इक्वल टू आर हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ। यस सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? आर। लेकिन ये टूट गया, टूट गया तो कह रहा है कि ये टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट M1 का हो गया और दूसरे पार्ट M2 M2 का। अब जब M1 का पार्ट जब टूटा है, ये दो पार्ट में जब टूटा है, तो एक पार्ट हो गया M1 का, सॉरी M2 का, और दूसरा पार्ट M1 का। तो कह रहा है कि जो M2 वाला पार्ट है ना, M2 वाला, सॉरी, जो M1 वाला पार्ट है, M1 वाला पार्ट तो सीधा सीधा नीचे यहीं गिर गया। देखो, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यस सर वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा। यस यस सर। और दूसरा जो M2 का पार्ट है, वो ऐसी जगह गिरा है जिससे कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? बोलो कितनी हो गई? M1 और M2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? लिखा हुआ है, देखो D लिखा है ना? यस सर यस सर। लिखा है, कोई दिक्कत? नो सर नो सर। यहां तक समझ में आया? यस सर तो ये बताओ, ये दोनों पार्ट किसके हैं? क्या इसी बॉडी के हैं कि नहीं? यस सर है ना? जी इसी बॉडी के हैं ये दोनों पार्ट। यस सर गलत कह रहा हूं क्या मैं? नो सर नो है? सर। तो ये दोनों पार्ट इसी बॉडी के हैं। ठीक है भाई, चलो। तो अब देखो, अब जब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ये दो पार्ट में टूट गया, एक मास दो पार्ट में टूट गया, तो टोटल मास कितना है? क्या M है कि नहीं है? यस सर वो किसमें टूटा है? M1 और M2 तो ये बता, M1 प्लस M2 क्या M के बराबर है कि नहीं है? यस सर ध्यान से समझना, मैं बहुत सारी चीजें समझा रहा हूं आपको एक साथ। ना समझ में आया तो फिर से मुझे बता देना, क्या M1 प्लस M2 M है कि नहीं है? यस सर तो देखो, अब इधर ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये किसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है भाई? पूरे मास का है या M1 का है या M2 का है? M मास का पूरे का पूरे मास का। गुड। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूरे मास का है, ध्यान रहे, बराबर। अब वो टूटा है कितने पार्ट में? M1 R1 in plus M2 M1 प्लस M1 इंटू R1 R1 प्लस M2 into R2 upon M2 इंटू M2 into R2 डिवाइडेड बाई M1 plus plus M2 M2. अब देख, अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि इसका मास इंटू इसका पोजीशन प्लस इसका मास इंटू इसका पोजीशन बराबर, अगर मैं ध्यान से देखना, मैं बहुत सारी चीजें समझा रहा हूं आपको बहुत ना लगेगा कि यार कितना आसान था ये। देखो, M1 प्लस M2 क्या M के बराबर है? यस सर तो अगर हम इसे इधर ले जाएं तो क्या ये हम लिख सकते हैं कि M इंटू R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू
mass of body 1 into position of center of mass of body 1 plus mass of body 2 into position of center of mass of body 2 होगा कि नहीं होगा बता? Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? I, sir. Yes, तो मेरे बच्चे, जिसका मास उसका सेंटर ऑफ मास, Yes, sir. जी. जिसका मास उसका, Center of mass. जिसका मास उसका, Center of mass. तो center of पोजीशन mass. ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू मास ऑफ बॉडी 1 प्लस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू मास ऑफ बॉडी 2। Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि जो बॉडी 1 की पोजीशन है इनटू बॉडी, सॉरी, जो होल बॉडी की पोजीशन है इनटू मास ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू जो दूसरे दो पार्ट में टूटा है बराबर उसके। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, क्या मास टोटल m है? Yes, sir. पोजीशन ऑफ होल मास क्या है बताओ? अगर ये इस रास्ते पे चली होती तो क्या यहाँ गिरता कि नहीं गिरता? Yes, sir. उसका पोजीशन चेंज होने वाला नहीं है. क्यों नहीं था? क्योंकि उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था. नहीं था। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो नहीं था। मास इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू, बताओ m1 कितना है? M1. M/3. m/3 इंटू पोजीशन ऑफ बॉडी 1 क्या है भाई? पोजीशन ऑफ बॉडी 1। अब देखो, ये मैक्सिमम हाइट से सीधा नीचे गिरा है, मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/2. R/2. मैक्सिमम हाइट कहाँ पे अचीव होगा? मैक्सिमम हाइट जो अचीव होगा वो रेंज के हाफ पे ही तो होगा। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? r/2। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? ये वाली Sir, R/2. बचेगी कि नहीं बचेगी? Yes, sir. m/3 इंटू, बताओ, m/3 इंटू इसकी पोजीशन यहां से क्या है भाई? R/2. r/2 प्लस 2m/3. m2 कितना है भाई? 2m/3. इंटू पोजीशन ऑफ बॉडी 2 क्या है भाई बताओ? R/2 plus D. r/2 प्लस D. मुझे लगता है मेरे सारे बच्चों को आया है कि नहीं आया है बताओ? Yes, sir. I. r/2 प्लस d, D. r/2 प्लस d, ठीक है। Yes. अब देखो, यहां से अगर देखा जाए तो ये मास कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes, sir. क्यों कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। r इज इक्वल टू हो जाएगा r/6 प्लस 2r/6 प्लस 2d/3 चलेगा? Yes, sir. सारे r को एक तरफ कर लो, ये r प्लस 2r 3r/6 हो जाएगा, तो ये r/2 आ जाएगा, तो r/2 इधर आएगा, तो r/2 r माइनस r/2 कितना हो जाएगा? r/2 आएगा। तो मेरे समझ से r/2 इज इक्वल टू 2d/3 आना चाहिए कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछ रहा है आपसे? रेशियो ऑफ d/r, रेशियो ऑफ D/R. कितना होगा बताओ? D/R. रेशियो ऑफ 3/4. d/r कितना होगा बताओ? 3/4. 3/4. 3/4 4. लिख लो, 3/4 लिखो, 3/4। चलेगा? Yes, sir. आया समझ में? नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. I. पक्का?
एक और दे दें। Yes, sir. एफ एक्सटर्नल क्या करना है, एफ एक्सटर्नल 0 होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको? कोई बॉडी अगर हवा में टूट रही है तो वहां एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0. 0. 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि बोलो बोलो, कि वहां कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है जो कि उसको क्या कर रहा है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? Yes, No, sir. sir. अब देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ छोटा सा, देखूं कहीं पे है। हाँ, एक बम है, क्या है? बम। इसका मास है, मास ऑफ बम इज, मास ऑफ बम इज 200 kg। ठीक है, कितना है बम Yes, का sir. मास? 200 kg. ये रखा हुआ है ऐसे जमीन पे, ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अभी इसका वेलोसिटी क्या है? 0. 0। 0. ठीक, Yes, sir. अब ये बम क्या हुआ, दो पार्ट में टूट गया। कैसे टूटा? आपने आग लगाया इसमें, एक ये ऐसा इसका ना वो निकला हुआ था, क्या निकला हुआ था भाई? सुतली सा। ठीक, जी. ऐसा निकलता है ना, सुतली सा ऐसा Yes, sir. निकला। Yes, और sir. आपने क्या किया, इसमें माचिस लगाया और आग लग गई ऐसे ऐसे, छिर Yes, छिर sir. छिर करते करते यहाँ पहुंच गई। Yes, sir. पहुंचेगी तो टूटेगा। Yes, अच्छा, sir. आपने बम जलाया, देखो कोई Yes, भी sir. बम हो, उसमें से जो कागज उसका निकलता है, देखो कुछ कागज इधर टूट के गिरता है, कुछ इधर गिरता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कागज सारा एक ही तरफ गिरता है, ऐसा होता है क्या? No, sir. No. नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। तो क्या हुआ, करके ये बम लगा और बम क्या हो गया, एक्सप्लॉयड हो गया। बम एक्सप्लॉयड होकर दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट इधर की दिशा में भागा, जिसका मास 50 kg था। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, विथ Yes, sir. वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे मास दो पार्ट में टूटा ये। एक पार्ट जिसका मास है 50 kg और वो किस वेलोसिटी से भागा? 20 20 meter मीटर per पर second. सेकंड। दूसरा जो पार्ट है इसका, वो किधर भागेगा और क्या वेलोसिटी होगी? दूसरा वाला पार्ट जो है वो किस मास का होगा भाई? 150 kg. 150। तो लिखो, इसको भी मैं दे देता हूं आपको। ये भागा 53 डिग्री पे मार, इस पे 53 degree। तो क्या वेलोसिटी होगी इसकी? वेलोसिटी ऑफ मास, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ मास या स्पीड ऑफ मास।
सर वो जमीन पे है तो वो कहीं जाएगा, हम्म, वो जमीन पे रखा है तो वो नीचे कहीं जाएगा। किधर न किधर तो जाएगा ही ना, थोड़ा सा जमीन को ही हिट करेगा। किस वेलोसिटी जमीन को हिट करेगा, कौन सा बड़ा वाला? नहीं, जो दूसरा पार्ट और छोटा वाला। कहीं ना कहीं तो मारेगा ना हिट यार। है। जैसे किधर की डायरेक्शन में वो भागेगा, क्या वेलोसिटी होगी उसकी, क्या वेलोसिटी होगी उसकी? एंगल भी ना कांस्टेंट हटा देता हूं मैं इसका, थीटा दे दूं, यस सर। थीटा ही दे देता हूं मैं। चलो इसको हटा देता हूं, कांस्टेंट कर दिया मैंने इसको कि इधर ही भागेगा किस वेलोसिटी से। चलो थीटा से भाग रहा है, ठीक है। यस सर। निकल जाएगा आप लोगों से, मैं निकाल देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ देखो, एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो एक्स का मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका? 0। वेलोसिटी 0 कांस्टेंट। कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास of whole body या whole mass is equal to mass of body 1 into velocity of body 1 plus mass of body 2 into velocity of body 2 divided by m1 plus divided by mass of body first and mass of body second divided by mass of body 1 plus mass of body into। ठीक है। यस यस सर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। क्यों? 0 क्योंकि वो बम x रखा हुआ है, यस तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 0 इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी 1 कितना है? 50 केजी। यस सर तो 50 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, देखो आईजे के फॉर्म में लिख लो चलेगा, इस फॉर्म में, 6 मीटर पर सेकंड। आईजे के फॉर्म में, इसमें आपको थीटा देना पड़ेगा, थीटा आपको देना पड़ेगा, दे देते हैं। मान लो 53 डिग्री, 53 डिग्री मान ही लो, ये 53 डिग्री पे चला गया, मान क्या लिया, दिया है मैंने इस पे 53। तो अब 53 कहाँ से है ये मुझे नहीं पता, ये देख लेना आप, अभी दिखाएगा वो आपको कहाँ से। तो 50 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 कितना हो जाएगा भाई बताओ? मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 क्या है? 20 मीटर पर सेकंड है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो यस आईजे के फॉर्म में लिखोगे तो ये देखो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा उसका वेलोसिटी भाई, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा उसका वेलोसिटी 20 cos 37 और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 20 sin 37। यस तो ये हो जाएगा आपका 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 sin 37 जे कैप। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर प्लस मास ऑफ बॉडी 2 150 केजी, मास ऑफ बॉडी 2 150 केजी, स्पीड ऑफ बॉडी 2 कितना है मान लिया आपने? v2 यस सर cos 53 डिग्री आई कैप प्लस v2 sin 53 डिग्री जे कैप। चलेगा? यस सर चलेगा कि नहीं बताओ? यस तो क्या यहाँ से v2 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता है, निकाल लेते हैं v2 कितना होगा। देखो v2 कितना होगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 डिवाइड करोगे इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही तो होगा। यस सर 20 cos 37, cos 37 कितना होता है? यस 4/5। तो यस सर 4/5 4/5 5 2 5 4 जा 20 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। देखो करके
तो हो जाएगा 50 इंटू 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 150 V2 cos 53 3/5 V2 into 3/5 plus V2 into 3/5 I cap plus V2 into 4/5 J cap चलेगा यस Yes, सर। sir. बराबर किसके 0 के 0. यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे V2 की. V2 की वैल्यू ठीक है क्लियर है Yes, sir. अब देखो हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं आई कैप को एक साथ कर लो जे कैप को एक साथ कर लो भाई ठीक है यस सर। और दोनों को आई कैप को एक साथ जे कैप को एक साथ और दोनों को कंपेयर कर ठीक है Yes, sir. V2 की वैल्यू आ जाएगी मुझे लगता है ना कि यहाँ आप लोगों को एंगल कांस्टेंट करना सही नहीं था इसे एंगल को कांस्टेंट मत करो मेरे हिसाब से डायरेक्शन भी इसका सही नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बनाया है अभी अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार यहाँ कांस्टेंट करना सही नहीं इसे थीटा कर लो आप तो ये हो जाएगा क्योंकि इससे दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी ये cos 53 नहीं ये हो जाएगा cos थीटा आई कैप और ये हो जाएगा sin थीटा जे कैप ठीक है Yes, sir. यस इसे आप हटा दो क्योंकि मुझे अब दिख रहा है कि नहीं यार अगर इसे आप कांस्टेंट कर दोगे तो ये हो जाएगा गड़बड़ cos थीटा आई कैप और sin थीटा जे कैप ठीक है आई वाला आई के साथ जे वाले जे के साथ बराबर किसके कर दो जीरो वाले के एक बार आई वाला भी भाई दोनों जीरो है इसका मतलब आई भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा देखो इधर दोनों जीरो का क्या मतलब हुआ इधर देखो दोनों जीरो का मतलब हुआ आई भी जीरो और जे भी जीरो तो देखो इधर इसे हम लिख देंगे ऐसा 50 into 16 I cap plus 150 into V2 cos theta I cap 50 into 16 I cap plus 150 into V2 cos theta I cap एक साथ प्लस 50 into 12 J cap plus 150 into V2 sin theta J cap एक साथ बराबर किसके जीरो आई कैप वाला टर्म भी जीरो के बराबर होगा और जे कैप वाला टर्म भी जीरो जीरो के बराबर होगा दोनों को जीरो के बराबर करो दो इक्वेशन मिलेंगे आपको और दो अननोन है सॉल्व हो जाएगा ठीक है Yes, दो sir. इक्वेशन मिलेंगे और दो अननोन है क्या हो जाएगा सॉल्व ठीक है तो देखो यहां से दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर दो तो 50 into 16 800 into 16 प्लस 15 16 पचे 80 तो ये हो जाएगा 800 ना यस Yes. 800 ये हो जाएगा 800 Plus
प्लस 150 V2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, Yes. sir. आई कैप वाला एक तरफ, जे कैप वाला सॉरी आई कैप वाला भी 0 होगा और जे कैप वाला भी 0 होगा। Zero. आई और जे दोनों कंपोनेंट 0 होंगे, तो इसको 0 करो। यहां से देखो V2 cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ 800 डिवाइडेड बाई 150 होगा। Yes, sir. और दूसरे वाले से V2 sin थीटा निकालोगे तो आ जाएगा आपका 12 पचे 60 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, Yes, sir. इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा से आपको एंगल पता चल जाएगा, नहीं tan थीटा से आपको क्या पता चल जाएगा, Angle. एंगल। देखो इन दोनों को डिवाइड करो तो tan थीटा पता चल जाएगा और उससे एंगल पता चल जाएगा, कितने एंगल पे जाके कितने एंगल पे हो जाएगा। और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या पता चल जाएगा, V2, क्योंकि इसका V2. स्क्वायर करोगे तो आएगा V2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Yes, sir. और इसको स्क्वायर करोगे तो V2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। Yes, Yes. sir. तो V2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस V2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, V2 V2 स्क्वायर square. इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. अगला क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन। अब देखो ये तो एक्सप्लोजन की बात हो गई। अब मान लो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कई सारे पार्टिकल और उनकी वेलोसिटी दी हुई है और उसके वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लिखो जैसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। एक पार्टिकल है इसमें जिसका मास है 1 kg और उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg और उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में तीसरा पार्टिकल है जिसका मास है 3 kg और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 3 kg और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। दिखाई दे रहा? Yes, sir. और इसी में चौथा मास है जिसका मास है 4 kg और वो चौथा मास है फोर्थ वाला, ये इसका मास 4 kg और ये 4√2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो। कितने कितने मास है इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में? So 4. 4। 4 ही तो है, Yes, sir. Yes. पांचवा कहाँ है भाई दिव्यांशु? मैंने 4 ही बोला सर। अच्छा 4 ही। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में 4 मास, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। मैं आप लोगों को 11 12 दोनों को इलेक्ट्रिकल अब शुरू करूंगा और इलेक्ट्रिकल अब चूंकि 11th ने इलेक्ट्रिकल पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करूंगा, 12th भी उसके साथ ही रहेगा।
आप लोगों का कोई ऐसा लेक्चर तो नहीं जो क्लास कर रहा हो इस टाइम टेबल के हिसाब से? नो सर। पक्का ना? 11 12 किसी का भी नहीं ना? चूंकि अब देखो ऐसा है कि ये जो 11th है वो 12th में आ चुका है ना। इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई? फार्मूला देखो, मास ऑफ वन, वेलोसिटी ऑफ मास वन प्लस मास ऑफ टू, वेलोसिटी ऑफ मास टू। कितने मास है? 4 है, 4 बार लिखना पड़ेगा आपको। मास ऑफ 3 विद वेलोसिटी ऑफ 3 प्लस मास ऑफ 4 विद वेलोसिटी 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यही तो यस सर। m1 m2 m3 m4, m1 m2 m3 दिया हुआ है, m4 भी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, चूंकि सबकी वेलोसिटी आई जे के में लिख लो, आई जे में सबसे सही रहेगा आप लोगों के लिए। एक लाइन में आंसर होगा, नहीं तो आई वाला अलग करना पड़ेगा, जे वाला अलग करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन आई डायरेक्शन करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन जे डायरेक्शन करना पड़ेगा, मतलब एक्स में करना पड़ेगा, वाई में करना पड़ेगा, फिर उसका वेलोसिटी टोटल करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप इसे आई जे में कर लो। किसमें कर लो? आई जे। आई जे, आई जे में ज्यादा बेटर हो। देखो मैं करा देता हूं एक। तो मास ऑफ वन क्या है भाई? 1 kg। यस सर। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ वन क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में? एक्स। एक्स। तो एक्स मतलब आई कैप, पॉजिटिव Yes. निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 1 आई कैप या आई कैप यस सर। प्लस मास ऑफ 2 kg 2 kg यस सर। इनटू वेलोसिटी माइनस ऑफ 2 किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पॉजिटिव निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -2j कैप। चलेगा? यस सर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मास 3 kg इनटू वेलोसिटी ऑफ मास 3। बताओ इसका आई में क्या वेलोसिटी होगी और जे में क्या वेलोसिटी होगी? आई में वेलोसिटी बोलो। आई सर इधर हो जाएगा इसका 37। 5 cos 37 यस सर। और जे इधर हो जाएगा इसका 5 sin 37। 5 sin 37। होगा कि नहीं? यस। yes तो 5 cos 37 आई कैप माइनस 5 sin 37 जे कैप। तो 5 cos 37 कितना होता है? 5 into cos 37 4/5। 4। तो ये 4 आई कैप हो जाएगा। yes यस और सर। ये क्या हो जाएगा? 3 कितना? -3। -3। -3 जी। तो ये हो जाएगा आपका 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। चलेगा क्या? यस सर। ठीक है, इसका बोलो 4 वाले का। 4 वाले का 4 बोलो। 4 रूट 2 माइनस cos 45। तो cos 45 कितना होगा? 1/√2 1/√2 यानी 4। √2 को खा गया। यस सर। 4 तो माइनस 4 4 बचा, माइनस की प्लस? -4 है। तो -4 आई कैप। चलेगा? यस सर। yes और ये वाला -4 jk चलेगा? yes sir डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है बोलो? 10 kg 4 3 7 2 9 1 10। चलेगा? yes sir बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया? कर लो जल्दी करो। -3 आई कैप -26 जी कैप डिवाइड बाय 10। कितना आया?
-3 I cap -26 J cap divided by 10. -3 I cap -26 26 आ रहा सर कहीं कुछ 29 छोड़ तो नहीं रहे हैं? बोलो बोलो -29 29 आ रहा यस सर जी क्या 29 J cap डिवाइडेड बाय 10 सही है। कैसे 26 आ रहा भाई? अब ये देखो 4 चौका 16 तो -16 तो यही हो गया, -9 ये हो गया, 16 9 25 और -4 ये हो गया, -29। यस कोई दिक्कत? नो No, सर अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे? इसका मॉड ले लेना, क्या निकल जाएगा? मैग्नीट्यूड। इसका मॉड ले लो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कर लोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा vi कैप प्लस 29 j कैप डिवाइडेड बाय 10 का मॉड। तो मतलब कहने का है इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ मतलब माइनस ये भी सॉरी मैं माइनस, इसका अंडर रूट हो जाएगा क्या 9 प्लस 29 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सर आ गया ठीक है, यही तो होगा। यस सर मॉड मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। सेकंड का। ये देखो अगला क्वेश्चन ले लो, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बात कर लेते हैं। मान लो 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल 2 kg का है और दूसरा पार्टिकल 4 kg का है। पार्टिकल 1 का एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकंड राइट साइड में, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्टिकल 2 का एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट साइड में। तो व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? Find out the acceleration of center of mass of the system. Acceleration of center of mass of the system. निकल जाएगा। Acceleration of center of mass system का क्या हो जाएगा भाई? किस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं? 2। तो ये हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 m1 प्लस m2। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बताओ m1 कितना है? 2 kg। एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल 1 क्या है? I कैप yes एन आई कैप yes प्लस पार्टिकल 2 4 kg। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल 2? -2 I माइनस 2 I कैप divided by mass of both the particle 6। कितना हो जाएगा बोलो? 4 दूना 8 माइनस 2 हो जाएगा -6 I कैप डिवाइडेड बाई 6। कहाँ -16 आ रहा है? -6 तो no sir ये तो आएगा yes 2 I कैप प्लस माइनस मतलब ये जाएगा -8 I कैप। तो -6 I कैप डिवाइडेड बाई 6, 6 से कट गया तो हो जाएगा -I कैप -I कैप। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में होगा? x मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो 1 मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको? मॉड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर square कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। आया समझ में? नहीं आया? इसका आ गया अच्छा ऐसे ही देखो, मान लो 2 बॉडी है फिक्स वेज पे चल रही है,
ये वेज है, क्या है ये? Which ऐसे एक इस पे, ऐसे दूसरा इधर, ये इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी। दोनों स्लाइड कर रही हैं। दोनों क्या कर रही हैं? Slide. स्लाइड कर रही हैं। slide दोनों क्या कर रही हैं? slide कर रही है। स्लाइड कर रही हैं। Two blocks A and B of equal masses are released on two sides of a fixed base C as shown in figure. Find the magnitude of acceleration of center of mass of A and B. Magnitude of acceleration of center of mass of A and B. ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री। इसके एक्सेलेरेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना, सॉरी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी। Acceleration of center of mass and ऑफ ए एंड B. रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम Rest. रेस्ट। तो चलो लिख लेते हैं फार्मूला। क्या होता है फार्मूला भाई? एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी ए इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी ए प्लस मास ऑफ बॉडी बी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ B. ठीक, यही तो। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं होगी बताओ? Yes, sir. और इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन Yes, sir. इधर होगी? Yes, sir. अरे Yes, होगी कि sir. नहीं? Yes, sir. अब देखो ये दोनों किस एक्सेलेरेशन से नीचे आएंगे बता सकते हो कि नहीं बता सकते? No. नहीं बता सकते? चलो मैं बताऊं। देखो सर बता सकते हैं। बोलो तो। mg sin 40। हाँ हाँ, गुड गुड। देखो इधर भाई, इधर देखो, एक्सेलेरेशन ऑफ ए यही तो होगा और एक्सेलेरेशन ऑफ बी यही तो होगा। Yes, होगा sir. कि नहीं यार बताओ? Yes, sir. अब इस बॉडी का मास अगर m है या ma है तो इसके इस पे ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका सेल्फ वेट इधर लगेगा। ये हो गया mag, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा mag sin 45 और इधर हो जाएगा mag cos 45। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? Yes, Right, sir. sir. ऐसे ही इसका भी हो जाएगा mbg cos 45 इधर की तरफ, Yes, sir. और इधर क्या हो जाएगा mbg sin 45। होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास। नेट फोर्स किधर लग रहा है? क्या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, इस डायरेक्शन में, या इधर की तरफ है? ए का नेट फोर्स किधर है? ए का नेट फोर्स इधर है कि नहीं? Yes, sir. बी का नेट फोर्स इधर है कि नहीं? Sir. Yes, ए sir. का एक्सेलरेशन इधर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, Acceleration. तो बताओ मास इसका क्या है? ma है। Yes, sir. और तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? ये वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ। Yes, sir. mg. तो ये हो जाएगा mag cos sin 45 इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए। ये लगा नहीं तुम्हें? आया आया सर। ma को खा गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो गया बोलो? हुआ कि नहीं यार? जी sin 45। 45. और एक्सेलरेशन ऑफ बी ऐसे ही कितना हो जाएगा? G cos. वो भी जी sin 45 होगा। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है? Yes, sir.
तो रख लेते हैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मास ऑफ बॉडी ए दैट इज m, दोनों का मास बराबर है, इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए वो हो जाएगा g sin 45। ठीक, Yes, sir. Yes, बोलो sir. yes sir, Yes, sir. आईजे में लिखना चाहो आईजे में लिख लेना, प्लस मास ऑफ बॉडी बी इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी बी वो भी g sin 45 डिवाइडेड बाई m प्लस m। अरे सही है, yes Yes. sir, Yes, sir. कोई दिक्कत No, No, sir. है? इधर देखो, अगर इसको आप देखो सपोज करो अगर आईजे में लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ये बताओ, sir, लिख सकते हो। पक्का? Yes, sir. yes sir, अब भाई देखो देखो आईजे में लिखना, चलो आईजे में ही लिखवा देता हूँ मैं तुम लोगों को, नहीं कहोगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हो। इधर देखो इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है कितना g sin 45 है कि नहीं बोलो, yes sir, तो बताओ इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना 45 होगा कि नहीं होगा, sir, Yes, sir. होगा। yes Yes, sir, sir. इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा उसका, g sin 45 तो cos भी आएगा, हम्म g sin 45 इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा बोलो, g sin 45 into cos 45 yes sir, है? तो मतलब हो जाएगा g by 2 yes, Yes, sir. 1 by root 2 1 by root 2 yes Yes. sir, 1 by 2 हुआ ना, yes, और इधर क्या हो जाएगा g sin 45 into sin 45, 40, yes sir, ठीक है, yes तो sir, ये तो हो जाएगा 0, नहीं आया, अरे समझ में आ रहा है, सॉरी 0 क्यों, सॉरी by सॉरी 0 नहीं, by 2 ये माइनस हो जाएगा, minus, ऐसे बी वाला भी इधर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा g sin 45 cos 45, yes sir, और इस जी। डायरेक्शन में क्या हो जाएगा g sin 45 into sin 45, yes sir, नहीं आया। आया sir, अब हाँ देखो जी। तो ए क्या हो जाएगा अगर हम देखें आपसे एक्सेलेरेशन ऑफ ए इन एक्स वाई कंपोनेंट आई जे कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा g by 2 i कैप माइनस के साथ, minus sir जी, ठीक है, और माइनस g by 2 j कैप, yes sir, ठीक, yes sir, और ए भी क्या हो जाएगा भाई माइनस जी, सॉरी ये तो हाँ वो कितना हो जाएगा g by 2 i cap, g by 2 i कैप प्लस g by 2 i कैप, yes sir, plus और ये minus, और माइनस g by 2 j कैप होगा कि नहीं बताओ, yes sir, Yes. रख लो, ये दोनों माइनस है, ये i कैप प्लस है और j कैप माइनस है, देखो तो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास a इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ a कितना आया था भाई माइनस जी आई कैप डिवाइडेड बाई 2 माइनस जी बाई 2 जे कैप, यही तो आया था, yes sir, Yes, sir. प्लस m इंटू बॉडी 2 का g by 2 i cap, By 2 I cap minus by 2 G cap. डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m, yes sir, Hmm. हमको खा गए, ये देखो Yes, sir. कौन सा वाला जाएगा, आई कैप यहाँ माइनस के साथ है, यहाँ आई कैप प्लस के साथ है, आई कैप चला जाएगा, Yes, Yes. sir.
क्या बचेगा? माइनस mg/2 जे कैप माइनस mg/2 जे कैप, जी। यही तो बचेगा अपॉन 2m। यस सर। Yes, ऊपर वाला sir. क्या हो जाएगा? Minus. माइनस mg जे कैप डिवाइडेड बाई 2m। सही लिख रहा हूं मैं? यस सर, mm को खा गया। Okay. खा लिया। एक्सेलेरेशन Yes. ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देखो तो वो आया बच्चे -g/2 जे कैप। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया। Yes. Okay. कहाँ? यस सर, Yes, sir. ठीक, ऐसे करना चाहो ऐसे, और भी दूसरे मेथड हैं, उससे करना चाहो। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बराबर g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। Yes, sir. ठीक, अगला देखो। तुम लोग ना घर जाके कुछ बनाओ तो मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ठीक है, यस सर, Yes, sir. देखो ये है, घर पे प्रैक्टिस करोगे एचसी वर्मा से तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। एचसी वर्मा में पहले 4-5 क्वेश्चंस जो है ना वो सारे सेंटर ऑफ मास पे बना लो। सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है उस चैप्टर के सारे फर्स्ट टू 5-6 जो भी क्वेश्चंस है वो सब बना लो, तभी मजा आएगा। देखो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ये है in the arrangement shown in figure, मास ए और बी दिया हुआ है, ऐसे अरेंजमेंट है ये ऐसा। इधर एक मास लटका हुआ है एम ए और इधर दूसरा मास लटका हुआ है एम बी। ठीक है, एम बी। Find the acceleration of center of mass of A and B. Neglect friction everywhere. Find acceleration of center of mass A and B. Neglect friction everywhere. MA और MB दिया हुआ है, MA 3 kg, MB 5 kg। MA दिया हुआ है 3 kg और MB दिया हुआ है 5 kg। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? Different. तो बॉडी अगर एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है ना, तो एक ही स्ट्रिंग से अगर जुड़ी हुई है, कोई पुली से वो डबल नहीं हुई है, तो Yes, दोनों का sir. एक्सेलेरेशन सेम होता है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में अपोजिट होता है। नहीं आई बात समझ में? आई सर। आ गई। पक्का ना? तो बताओ। जी हम्म, अच्छा, माइनस प्लस कितना आ रहा है? ना अभी करा। हो जाएगा यस सर, पक्का? यस सर। Yes, sir. नेट फोर्स कितना लग रहा है बता सकते हो क्या?
नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। बता सकते हो? एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक एक का एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो क्या? -g/4 एक का कितना आ रहा है? -g/4 -g/4 आ रहा है। इसका एक्सेलेरेशन देखो कौन सा बड़ा है, बी वाला, तो बी वाला इसका मास हो जाएगा mvg, इसका सेल्फ वेट हो जाएगा mvg, इसका सेल्फ वेट हो जाएगा mag। होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसमें टेंशन ऊपर, इसमें टेंशन ऊपर चलेगा। इन दोनों Yes. को देखो, इसको देखो, तो इसका सेल्फ वेट कितना हो जाएगा 50 और इसका सेल्फ वेट कितना हो जाएगा 30। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या हो जाएगा? तो देखो इस पे 30 है, इस पे 50 है, इस पे 30, तो नेट फोर्स या नेट फोर्स कितना लगा इन दोनों ब्लॉक्स पे, या इस रस्सी पे नेट फोर्स कितना लगा? इस रस्सी पे नेट फोर्स लगा 50 माइनस 30 20 और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 8 5 3 8। नहीं आया? यस सर है g/4 ही तो आ रहा है। सर। सही तो कह रहा था तू, सही कह रहा था। कितना आ रहा है? g/4 अरे भाई ये हो जाएगा आपका यस सर 8। 20 यस सर 2 4 जा 8 g/4। ईच मास का एक्सेलेरेशन g/4 हो गया। तो ये वाला मास g/4 से नीचे आएगा, आएगा कि नहीं बताओ? यस यस सर सर और ये वाला मास g/4 से, ऊपर जाएगा। तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? सिस्टम का, अगर इसे हम पूरा सिस्टम माने तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मास ऑफ A इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। यही तो यस सर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। मास ऑफ A कितना है 3, एक्सेलेरेशन ऑफ A ऊपर की तरफ होगा g/4 आई कैप j कैप ठीक है j कैप। क्लियर? यस सर एक्सेलेरेशन ऑफ B, मास ऑफ B कितना है 5 और ये कितना हो जाएगा g/4 माइनस के साथ j कैप। ठीक, यस सर डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 8। मेरे को एक डाउट है सर, जब g/4 एक को पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव लिया है, हाँ अगर माना हमने पहले वाले को g/4 पॉजिटिव लिया और दूसरे वाले को g/4 नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव उसका खुद का और j कैप डाउन में है, तो फिर उसका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। क्या कह रहे हो? अच्छा g/4 तो अभी नेगेटिव हुआ ना, नीचे है वो, और फिर j कैप नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पॉजिटिव? अच्छा, एक g/4 को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव लेंगे, तो एक ऊपर एक नीचे जा रहा है। एक g/4 को पॉजिटिव हाँ लिया तो और माना पहले वाले को पॉजिटिव लिया और दूसरे वाले को नेगेटिव लिया है, हाँ और सर नेगेटिव और j कैप में वो खुद नेगेटिव भी हो रहा है, वो नहीं लेंगे? नहीं नहीं, जो उसकी डायरेक्शन है एक्सेलेरेशन की, इसकी डाउनवर्ड है ना। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्या नहीं समझ में आया?
तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इधर देखो बच्चे, ये g/4 से किधर जाएगा? देखो पेन चेंज कर रहा हूं मैं। ये g/4 से किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर। ये g/4 से किधर आएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो अपवर्ड वाले को क्या साइन लेते हैं और पॉजिटिव। डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 3 मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए। यही तो हम लोग करते आए हैं अभी आई कैप जे कैप से। यस सर। 3 इंटू g/4। जे कैप यस सर। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, जे कैप प्लस 5 मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है? डाउन। निगेटिव की पॉजिटिव। तो नेगेटिव। माइनस g/4 जे कैप। नहीं आया? यस सर आ गया। क्लियर है? डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 8 है। 5 + 3 8 है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3g/4 जे कैप और वो हो जाएगा 5g/4 जे कैप। तो ये हो जाएगा -2g/4 डिवाइडेड बाई 8 जे कैप। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। तो हो जाएगा -g/16 जे कैप। सही है क्या? यस सर। तो -g/16 जे कैप का क्या मतलब है कि g/16 से वो किधर आ रहा है? नीचे की नीचे ओर। की तरफ सिस्टम। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। यस सर आ गया। क्लियर है? एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो दोनों का मास निकाल लो, दोनों का एक्सेलेरेशन निकाल लो, फिर होल सिस्टम, उसे सिस्टम मानो कि ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो इस फॉर्मूले से रखो और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट। ठीक है? यस सर।